नमस्कार सभी देखने वालों और हमारे साथ पढ़ाई करने वाले सभी लर्नर्स का इतिहास पाठशाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नंबर 1। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 300 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कला और वास्तुकला को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट नंबर 2। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे एक साम्राज्य इतनी शानदार बुलंदी तक पहुंचता है और फिर कैसे वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, इसके शानदार उदय से लेकर इसके दर्दनाक अंत तक। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरू से। हर महान कहानी की तरह इसकी नींव भी एक ही निर्णायक दिन में रखी गई थी। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा बदला, बल्कि इसके संस्थापक बाबर के लिए एक विशाल साम्राज्य के दरवाजे भी खोल दिए। बिल्कुल सही। वो दिन था 1526 का। पानीपत के मैदान में एक तरफ था बाबर की सेना और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। और जानते हैं, बाबर की सेना लोदी की सेना के सामने गिनती में बहुत ही कम थी। पहली नजर में तो किसी को भी यही लगता कि बाबर की हार तो पक्की है। तो फिर सवाल उठता है कि वो जीता कैसे? इतनी छोटी सी सेना के साथ उसने इतनी बड़ी फौज को कैसे हरा दिया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई बहुत ही शानदार रणनीति काम कर रही थी? जवाब था एक क्रांतिकारी सैन्य रणनीति। इसका नाम था तोगलमा नीति। अब सोचिए कैसा मंजर होगा। एक तरफ से सेना दुश्मन को किनारों से घेर रही है और बीच में पहली बार भारत की धरती पर तोपों का इस्तेमाल हो रहा है। लोदी की सेना ने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था। ये तकनीक, ये रणनीति, ये सच में गेम चेंजर थी। बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी, पर उसे संभाले रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। उसके बेटे हुमायूं की कहानी तो भाई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। उसने अपने पिता का बनाया साम्राज्य खो दिया। सालों तक वो दर बदर भटकता रहा और जब किस्मत ने साथ दिया और गद्दी वापस मिली भी, तो बस कुछ ही महीनों बाद एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी दुखद मौत हो गई। साम्राज्य एक बार फिर से डावाडोल हो गया था। लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर अपने पिता जैसा नहीं था। उसने न सिर्फ उस खोए हुए साम्राज्य को वापस जीता, बल्कि उसने उसे एक ऐसी मजबूत बुनियाद दी जो आने वाली कई पीढ़ियों तक टिकी रही। अकबर ने साम्राज्य को पूरी तरह से बदल दिया। तो सवाल यह है कि अकबर ने ऐसा क्या अलग किया? उसने एक सिस्टम बनाया। इसे कहते हैं मनसबदारी प्रणाली। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीका था जिससे साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती थी। मतलब आपकी रैंक ये है तो आपको इतने सैनिक अपनी टुकड़ी में रखने होंगे। इससे हुआ ये कि अकबर के पास एक वफादार और संगठित सेना और प्रशासन हमेशा तैयार रहता था, जो सीधे उसके कंट्रोल में था। यही सिस्टम साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी। लेकिन अकबर की असली महानता उसकी सोच में थी, उसकी दूरदर्शिता में। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि सिर्फ तलवार के दम पर इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उसने ऐसे कदम उठाए जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, और तो और एक ऐसी जगह बनाई, इबादत खाना, जहां हर धर्म के विद्वान आकर आपस में बात कर सकते थे। उसका मकसद सबको साथ लेकर चलना था। और इसी सोच का नतीजा था कि अकबर का दरबार कला और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन गया। उसके दरबार में थे 9 रत्न, यानी 9 ऐसे असाधारण लोग जिनमें महान संगीतकार तानसेन भी थे और राजा टोडरमल जैसे बेहतरीन वित्त मंत्री भी, जिन्होंने टैक्स सिस्टम में कमाल के सुधार किए। अच्छा, अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी ना, उस पे उसके आने वाले वंशजों ने एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी की। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब मुगल साम्राज्य सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेइंतहा खूबसूरत और कलात्मक भी बन गया। ये था संगमरमर और कला का युग। इस दौर के 2 सबसे बड़े नाम थे, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर कला का बहुत बड़ा पारखी था, पेंटिंग्स का शौकीन था और अपनी न्याय की जंजीर के लिए मशहूर हुआ। वहीं उसका बेटा शाहजहां एक मास्टर बिल्डर था। उसके दौर को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और जब भी शाहजहां का नाम आता है तो मन में एक ही तस्वीर उभरती है, ताजमहल की। उसने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, की याद में
प्यार के इस प्रतीक को बनवाया जो आज भी दुनिया के अजूबों में शामिल है। लेकिन शाहजहां की विरासत सिर्फ ताजमहल तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली का आलीशान लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी की देन है। और हाँ, वो मशहूर मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहते थे, जो सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा था, वो भी शाहजहां ने ही बनवाया था। शाहजहां सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा था, वो मुगल शक्ति और शान के प्रतीक गढ़ रहा था। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। शान, शौकत और सहनशीलता का ये सुनहरा दौर अब टूटने की कगार पर था। अब साम्राज्य एक नई और ज्यादा विवादित दिशा में मुड़ने वाला था। शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा औरंगजेब, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का उसका रास्ता बहुत खूनी था। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को मारकर सिंहासन हासिल किया। औरंगजेब का व्यक्तित्व काफी जटिल था। एक तरफ वो एक बहुत ही धर्मनिष्ठ शासक था जिसे लोग आलमगीर या जिंदा पीर भी कहते थे, तो दूसरी तरफ उसे एक बेहद कठोर शासक के तौर पर भी जाना जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की नीतियों को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। जिस जजिया टैक्स को अकबर ने एकता को बढ़ावा देने के लिए हटाया था, औरंगजेब ने उसे फिर से लागू कर दिया। ये सिर्फ एक टैक्स का लगना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। और इस एक फैसले ने उस सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना शुरू कर दिया जिसे बनाने में अकबर ने सालों लगाए थे। और बस यहीं से साम्राज्य के पतन की वो लंबी और धीमी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साम्राज्य की जो अपार दौलत थी, वो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक चुंबक की तरह बन गई और अंदर से भी उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। और इस पतन का शायद सबसे बड़ा प्रतीक था मयूर सिंहासन का लुट जाना। 1739 में ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, उसे लूटा और वो अपने साथ न सिर्फ वो बेशकीमती सिंहासन ले गया, बल्कि कोहिनूर हीरा भी। ये मुगल साम्राज्य के सम्मान पर एक बहुत गहरी चोट थी जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। तो देखिए, ये 300 साल की कहानी कैसे सिमटती है। 1526 में बाबर की जीत से जो सफर शुरू हुआ, वो औरंगजेब के समय में अपनी दिशा बदलने लगा। 1739 में नादिर शाह के हमले ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और फिर आखिर में 1857 में एक नई ताकत अंग्रेजों ने इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा और अंतिम मुगल बादशाह को देश से बाहर निकाल दिया। और वो अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर। वो एक शासक से ज्यादा एक शायर थे। 1857 के विद्रोह में वो एक प्रतीक बनकर उभरे, लेकिन जब विद्रोह नाकाम हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जहां गुमनामी में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक इतने विशाल साम्राज्य का कितना दुखद अंत हुआ। तो अंत में एक सवाल बचता है, साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी कहानी खत्म हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है, हमारे खाने में, हमारी भाषा में, हमारी शानदार इमारतों में। अगली बार जब आप लाल किला या ताजमहल देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि आप 300 साल पुरानी एक महान कहानी का हिस्सा देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।